हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुभाष यादव, आईटीआई इंस्ट्रक्टर सुभाष यादव यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल कहा था कि अगला टॉपिक अपन लेंगे केबल का। दोस्तों, आज केबल के बारे में अपन केबल के कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी केबल उपयुक्त होती है, इसके जो इंसुलेशन की सामग्री है वो कौन कौन सी है, और इनका क्षमता कितनी होती है और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सी केबल अपन काम में लेते हैं, इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इतने क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, चाहे वीडियो 1 घंटे का हो या आधे घंटे का, जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि विद्युत से जो रिलेटेड वीडियो डालते हैं वो सब 20 से 25 क्वेश्चन डालते हैं। मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चन कलेक्ट किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, यह एग्जाम राजस्थान के अंदर बिजली बोर्ड और यूपी के अंदर अपने TG2 की जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए, इसके अलावा DMRC और लोको पायलट की मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। आप लोगों से यही निवेदन है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो भी वीडियो नया डले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है लाइक करने की। लेकिन दोस्तों, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, एनीवन कोई क्वेश्चन मैं भी गलत आंसर दे सकता हूं, हो सकता है कि जो टाइपिंग है उसमें भी मिस्टेक हो सकती है, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आप लोगों की कमेंट बहुत कम आ रही है, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोस्तों अधिक से अधिक कमेंट करो, ताकि मैं भी उसके बारे में मोटिवेट हो सकूं कि हाँ, मैंने ये गलती की है, तो उसके बारे में मैं भी मोटिवेट हो सकूं। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत रोधन प्रतिरोध मापा जा सकता है, किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों, आंसर आएगा मेगर। अगला क्वेश्चन है, केबल ग्राइंडिंग की निम्न 2 विधियां कौन सी है? तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा से धारिता ग्राइंडिंग और अंतः शीत ग्राइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, परावैद्युत प्रतिबल के समरूपता प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों, आंसर आ जाएगा केबल की ग्राइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, 1 करोड़ केबल में स्थैतिक विद्युत प्रतिबल चालक सतह पर है, तो आंसर आएगा अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, 1 करोड़ सिद्ध युक्त केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध परिवर्तित होता है, तो आंसर आ जाएगा केबल की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक गैस से दाबित केबल में नाइट्रोजन गैस का लगभग दबाव कितना होता है? तो दोस्तों, आंसर आएगा 12 वायुमंडलीय दाब। अगला क्वेश्चन है, तेल पूरित केबल का हानि पक्ष है? तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर आएगा अधिक कीमत, क्योंकि तेल से पूरित करेंगे तो उसकी कॉस्ट अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वोल्टता से अधिक वोल्टता के लिए प्रयुक्त केबलों के लिए बेलिट प्रारूपी संरचना उपयुक्त नहीं है। मतलब जो केबल अपन बना रहे हैं उसके अंदर ऐसी कौन सी ये वोल्टेज की साइज है जिसकी केबल नहीं बनाई जाती? तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा 22 kVA की कोई भी केबल नहीं बनाते हैं। अतः कह सकते हैं कि 11 kV, 33 kV और 66 kV की केबल अपन बनाते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एकल करोड़ केबल में प्रयुक्त ताम्र होता है? तो दोस्तों, जो भी सिंगल कोर की जो केबल होती है उसमें टीनीकृत लड़ीदार केबल लड़ीदार चालक तार प्रयोग करते हैं, वो भी ताम्र का। अगला क्वेश्चन है, मल्टी कोड
या बहुकोर्डित केबल का उपयोग होता है। तो दोस्तों किस वोल्टेज के लिए मल्टी कोर केबल अपन उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 11 केवी के लिए, क्योंकि सिंगल कोर में 11 केवी वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, इसलिए मल्टी कोर केबल अपन उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6.6 केवी वोल्टता तक केबल में विकसित विद्युत स्थैतिक प्रतिबल होता है। दोस्तों वोल्टेज कम है 11 केवी से, तो जो कंडक्टर में स्थैतिक प्रतिबल उत्पन्न होगा वो भी क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सत्य कथन को पृथक कीजिए। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अपन को कौन सा प्रश्न निकालना है जो सत्य हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, केबल बिछाने की ठोस प्रणाली उपयोग नहीं की जाती क्योंकि ये क्या होती है? कॉस्टली होती है, इसलिए अपन इसका प्रयोग नहीं करते। ये राइट आंसर हो जाएगा। केबलों की धारिता महत्वपूर्ण क्यों? तो दोस्तों आंसर आ जाएगा बी, कि चालकों में मध्य संक्रा अंतराल होता है, इस कारण धारिता महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है समरूप परावैद्युत का उपयोग होता है। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा अंत शीत ग्राइंडिंग में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाह्य दाबित केबल में प्रयोग, दोस्तों उपयोग पर्याय किया जाता है, किस चीज का उपयोग करते हैं? जो अपन बाह्य दाबित केबल होती है उसमें हमेशा कौन सी गैस का यूज करते हैं? या तो दोस्तों आएगा आंसर के अंदर SF6, और अगर SF6 नहीं आया है तो इसका मतलब कौन सा आएगा? नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है तेल पूरित केबल का अनुरक्षण होता है। दोस्तों अगर किसी केबल में अगर अपन तेल प्रवाहित कर रहे हैं, तेल से आलेपित कर रहे हैं, तो उस केबल का रखरखाव या अनुरक्षण जो होगा वो कैसा होगा? आप सब जानते हैं, असंभव या कठिन भी बोल सकते हैं इसको। बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, कठिन ही बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेल पूरित केबल का क्या लाभ है? तो दोस्तों कि तेल की जो पूरित केबल होती है उसमें कोई आयनन नहीं होता, ना कोई ऑक्सीकरण होता है और छिद्र निर्माण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हाई एक्स्ट्रा हाई टेंशन HEHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का उपयोग निम्न वोल्टता तक के प्रचालन तक होता है। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा 33 केवी की जो लाइन होती है उसके अंदर अपन एक्स्ट्रा हाई टेंशन वाली केबल प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पेपर विद्युतरोधी केबल के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान लगभग है। दोस्तों जो ये डाटा संबंधित क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें 4-5 डिग्री का कहीं अंतर हो, तो उससे अपन को भटकना नहीं है, बल्कि आइडिया लगाना है कि हाँ हर बुक में कंपैरिजन के हिसाब से लगभग इतना है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर रहेगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड। पेपर को विद्युतरोधी पदार्थ के समान उपयोग करने में हानि है। तो दोस्तों जो पेपर है विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में अगर उपयोग करेंगे तो उसमें एक प्रभाव होता है, वो होगा ये है हाइग्रोस्कोपिक है। अगला क्वेश्चन है रबड़ का परावैद्युतांक सामर्थ्य होता है। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 30 केवी प्रति mm। अगला क्वेश्चन है रबड़ की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा कि 2 से 3 के मध्य होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। तो वर्षा के पेड़ों के दूधिया रस से प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। ये वृक्ष होता है, उसके मतलब दूध
निकलता है उस दूध से प्राकृतिक रबड़ का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केबिल के लिए विद्युत रोधी पदार्थ में निम्न को छोड़कर सब होना चाहिए। ऐसा कोई एक चीज है जिसको छोड़कर बाकी 3 चीजें उसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें छोड़ना है, उच्च जल अवशोषण को छोड़ना है, बाकी सब उसमें होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए देखो, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, अज्वलनशील होनी चाहिए वो केबिल, और उसके अंदर निम्न विद्युतशीलता भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है केबिल के लिए विद्युत रोधी पदार्थ में होना चाहिए। तो दोस्तों वही चीज है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में है, निम्न विद्युतशीलता। तो ऊपर वाले में भी निम्न विद्युतशीलता है, 2 ऑप्शन अलग है दोस्तों। इसमें उच्च प्रतिरोधकता भी होती है और उच्च दिष्ट धारा विद्युत सामर्थ्य भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जिसका परावैद्युत सामर्थ्य अधिकतम होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होती है? तो आंसर आ जाएगा अभ्रक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सापेक्ष चुंबकशीलता, परमिलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? चुंबकशीलता सबसे कम होती है, किसकी होती है? वायु की। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युतरोधी पदार्थ का पृष्ठ प्रतिरोध निम्न कारण से कम हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अगर वायुमंडल में नमी होगी तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर सतह पर धूल या धूल मिलता हो जाने पर भी पृष्ठ प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युतरोधी पदार्थ के परावैद्युतांक में वृद्धि होती है। तो दोस्तों आंसर आएगा आवृत्ति, तापमान और आर्द्रता के बढ़ने से परावैद्युतांक में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों बोलने में कुछ अशुद्धि हो सकती है क्योंकि मैं स्पीड से वीडियो बना रहा हूँ, और आराम से अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा और आपसे नहीं देख पाओगे इसे, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है अपना विद्युत रोधी का परावैद्युत सामर्थ्य है। तो दोस्तों इसके अंदर आएगा कि तापमान में वृद्धि होने पर कम होता है। अगर तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो परावैद्युतांक जो सामर्थ्य है वो क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। विद्युत रोधी के वर्गीकरण का आधार है, किस आधार पे अपन विद्युत रोधी का वर्गीकरण करते हैं? तो अधिकतम कार्यकारी तापमान के आधार पर अपन क्या करते हैं? उसका वर्गीकरण करते हैं। निम्न में से कौन सा अकार्बनिक विद्युत रोधी पदार्थ है? तो दोस्तों इसके अंदर रबर एक कार्बनिक है, रेक्सिन एक कार्बनिक विद्युत पदार्थ है, और जो वार्निश होता है ये भी एक कार्बनिक विद्युत रोधी पदार्थ है, और संगमरमर है जो विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मतलब ये अकार्बनिक है, बाकी 3 क्या है? कार्बनिक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत स्त्री की बॉडी से हीट अवयव को विद्युत रोधी करने के लिए उपयोग आने वाला वैद्युतिक पदार्थ है। दोस्तों सबको पता है ये तो, अभ्रक। अगला क्वेश्चन है हीटर की लीडों को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों आंसर आ जाएगा रेशा युक्त ग्लास। अगला क्वेश्चन है ज्वालारोधी तथा अधिक तापमान सह विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्या आएगा राइट आंसर? एस्टेबेटस। अगला क्वेश्चन है उच्च आवृत्ति के जो संधारित्र अपन प्रयोग करते हैं या निर्माण करते हैं उनमें कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ काम में लेते हैं? तो राइट आंसर क्या आएगा? सेरेमिक्स। अगला क्वेश्चन है सबसे कम नमी सोखने वाला पदार्थ कौन सा है?
तो सबसे कम नमी कौन सा होता है? तो दोस्तों आंसर आ जाएगा संश्लेषित पेपर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशेदार वायु रोधी पदार्थ है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा इसमें? रेशेदार। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसमें कांच भी आएगा। और दोस्तों परावैद्युत क्षेत्रीय हानि केबल में बढ़ती है। दोस्तों राइट आंसर आएगा वैद्युत स्थैतिक प्रतिबल का स्क्वायर। तापमान बढ़ने के अनुसार विद्युत रोधन की प्रतिरोधकता में होती है, क्या होगी? उसकी एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू है वो घट जाती है। अब एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको तो पता है, और जो नहीं कर रहे हैं वो इतना पता कर लेना कि एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू होती है वो घटने पर तापमान बढ़ जाता है और रोधन क्षमता उसकी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, केबल में अंतःशीत का उपयोग होता है। तो दोस्तों अंतःशीत का जब अपन उपयोग करते हैं तो ताकि उचित प्रतिबल वितरण प्रदान किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा वहन करने वाले केबल में होता है। तो दोस्तों आंसर आएगा शैथिल्य और सरण हानि। सिर्फ दो हानियां होती है, शैथिल्य और दूसरी सरण हानि। अगला क्वेश्चन है, केबल में भंजन होता है। दोस्तों केबल में कब भंजन होता है ये तो आप लोगों को पता है सबको। केबल में 3 कंडीशन में भंजन होता है। पहला है कि भार पर तापन, दूसरा निर्भार पर शीतलन छिद्रों का निर्माण होकर, या अंतः भंजन हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केबल के आवेशन धारा लीड करता है। जो आवेशन की धारा है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। अगला जो क्वेश्चन है, केबल में शीत प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा कि केबल में नमी प्रवेश को रोकने के लिए शीत का प्रयोग करते हैं। दोस्तों शीत का मतलब यहाँ क्या है? शीत का मतलब है जो ग्लास वूल काम में लेते हैं अपन, शीशे की बनी हुई होती है वो काम में लेते हैं ताकि उसके अंदर नमी प्रवेश ना हो सके। ना ही कोई हीट प्रवेश होती है, ना ही नमी प्रवेश होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 करोड़ केबल में उदासीन तार का रंग होता है। दोस्तों इसका आंसर शायद मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि उदासीन तार का रंग कैसा होता है। मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आप आंसर अपने आप कर लेना, मुझे पता है सबको आता है, ITI जिसने कर रखी है उस सबको आता है। निम्न तनाव या वोल्टता केबल की वोल्टता होगी। तो दोस्तों निम्न तनाव या निम्न वोल्टता जो होगी वो 1000 वोल्ट से कम काउंट होती है। सभी जो 1000 वोल्ट है उससे जो नीचे की जितनी भी वोल्टेज है वो निम्न वोल्टेज के अंदर ही काउंट होता है। ये सदा ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। केबल में मतलब धात्विक जो शील्ड की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों उसकी मोटाई होती है 3 से 5 mm। केबल में धात्विक शील्डिंग प्रदान किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा डी। और विद्युत स्थैतिक वोल्टता को कंट्रोल करने के लिए भी होता है, कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए भी, और तापीय प्रतिरोध कम करने में भी उपयोग होता है। दोस्तों यहाँ एक शब्द आया है कोरोना प्रभाव। क्या होता है? हाई टेंशन जब अपन लाइन के नीचे जाते हैं रात के समय में तो उसमें एक आवाज़ सी उत्पन्न होती है, तो वो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं? कोरोना इफेक्ट। या फिर रात्रि में उस लाइन को गौर करके अपन अगर देखते हैं तो उसके अंदर कुछ नीली नीली सी पट्टी दिखाई देती है,
आसमानी रंग की। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब एक हाई टेंशन लाइन होती है तो उसके पास में एयर भी होती है। वो एयर क्या करती है, उस लाइंस के इलेक्ट्रॉन से टकरा कर उसमें चार्ज हो जाती है। जब वो चार्ज होती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो लाइन के होते हैं वो हवा में कूदते रहते हैं। इधर उधर गमन करने के कारण वहाँ क्या होता है दोस्तों, वहाँ स्पार्किंग जैसा दिखाई देता है, लेकिन वाकई में वो स्पार्किंग नहीं होती, वो कोरोना प्रभाव होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने हाई टेंशन लाइन के लिए बताया। अगला क्वेश्चन है, केबल को सामान्यतः निम्नलिखित तक उपयोग किया जा सकता है। कितने केवी तक प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों आंसर आएगा 11 केवी तक। अगला क्वेश्चन है, केबल विद्युत रोधन में भंजन निम्न कारणों से होता है। मतलब जो विद्युत रोधन या इंसुलेशन है वो कब बर्न होता है, जलता क्यों है वो? या तो पंचर हो जाए वो, या तापीय अस्थिरता, मतलब कभी तापमान बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, या हो जाए ट्रैकिंग। तीनों में कोई भी एक आंसर दे दो, सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना, केबल विद्युत रोधन, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, केबल की भंजन वोल्टता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों वो कार्यकारी तापमान पर निर्भर भी करती है, वो वोल्टता का समय पर भी निर्भर करती है, वो नमी की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि केबल के 11 केवी सेवा वोल्टता के लिए उसे लघुकाय मतलब शॉर्ट सर्किट के लिए निम्न वोल्टता का परीक्षण किया जाना चाहिए। अगर कोई 11 केवी की लाइन है, मान लो अपने डिस्ट्रीब्यूशन में 11 केवी की लाइन आ रही है और उस लाइन के अंदर शॉर्ट सर्किट है, तो अपन उसे कितने वोल्टेज की धारा देंगे? दोस्तों उसे धारा दी जाएगी 20 केवीए की, तब अपन को पता चलेगा कि कहाँ शॉर्ट सर्किट है। अगला क्वेश्चन है, 250 वोल्ट सेवा वोल्टता वाले केबल को निम्न वोल्टता पर 15 मिनट के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। दोस्तों अपने घरों में जो लाइट आ रही है सबको पता है 230 वोल्ट होती है। मान लो 250 वोल्ट की सप्लाई है और वो केबल क्या हो गई, खराब हो गई, तो अब क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। तो उसका परीक्षण कितने वोल्टेज पे करेंगे? दोस्तों राइट आंसर आएगा 500 वोल्टेज पर। केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध सामान्यतः निम्न पदों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त सामान्यतः केबल होती है। तो दोस्तों आंसर आएगा वेल्केनाइज रबर विद्युत रोधी। अगला क्वेश्चन है, वेल्केनाइज रबर विद्युत रोधी जो केबल होती है उसका सामान्यतः उपयोग कितने वोल्टेज पर किया जाता है या किस जगह किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें डी आएगा आंसर राइट, क्योंकि इमारत और कारखानों की वायरिंग के लिए करते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल है। और इससे पहले अपन ने एक एग्जांपल और लिया था, ये दोनों ही इंडस्ट्रीज के इससे रिलेटेड है। तो कारखानों की वायरिंग के लिए अपन कौन सी केबल काम में लेंगे? वेल्केनाइज रबर विद्युत रोधी केबल प्रयोग करेंगे। और दोस्तों 33 केवी जो लाइन है, 66 और 132 केवी, इन केवीओ में वेल्केनाइज रबर वाली प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे SF6 या फिर तेल और मतलब तेल से जो भरी हुई होती है वो केबल प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्र विद्युत हानियों का तापमान के साथ परिवर्तन पेपर विद्युत रोधन के लिए दर्शाता है? तो दोस्तों ये जो ग्राफ है 3 नंबर का, ये डाइलेक्ट्रिक वोल्टता और डिग्री सेंटीग्रेड का वक्र दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की विद्युत चालकता ताम्र के प्रतिशत में होगी। दोस्तों कई किताबों में 58% भी दे रखा है, कई में 60 भी दे रखा है और कई में 59% भी दे रखा है। दोस्तों आंसर इसी के आसपास आएगा। अपन इस ऑप्शन के हिसाब से 60% करेंगे। जिस बुक में 58% दे रखा है वो भी सही है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। अपन को क्या देना है? राइट आंसर देना है।
केबल जोड़ने का निम्न में से कौन सी विधि ताम्र चालक और एल्यूमीनियम चालक के नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? ये थर्मेट वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग का उपयोग एल्यूमीनियम चालक को जोड़ने में कर सकते हैं। अगली है दोस्तों में दो ऊपर ले रखा सोल्डरिंग, दूसरा रेखा संपीड़न, ये उपयोग करें। लेकिन वो यूज में कहो एल्यूमीनियम चालक के साथ केबलों को जोड़े जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आंसर राइट आएगा संपीड़न, जबकि इसमें इसको सिमारी होने से गेटवे को इसमें करता है, इसमें भी वेल्डिंग करता है, लेकिन इसमें सोल्डरिंग को राइट आना है, लेकिन इसमें सोल्डरिंग को फिर से। तो दोस्तों ऐसे जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं यही वास्तव में एग्जाम में आते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन ही है, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो कुछ क्वेश्चनों के जवाब ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है केबल का सामान्य जीवन काल कितना होता है? दोस्तों का क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर आएगा 15 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है 33 केवी केबल के लिए न्यूनतम झुकाव त्रिज्या होगी। दोस्तों अगर अपन केवी की बात करते हैं तो लगभग उसके जितनी गुणी व्यास। अगला क्वेश्चन है अपना कि केबल के लिए ताम्र को चालक के समान निम्न अवस्था में उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आंसर आएगा कठोर कर्षित जो ताम्र होता है उसका ही अपन केबल में उपयोग करते हैं। आप सबको पता है ये चीज। जो एनिल्ड तार जो होता है उसका प्रयोग अपन वाइंडिंग में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ की न्यूनतम विद्युत चालकता होती है? तो दोस्तों इसमें न्यूनतम विद्युत चालकता की बात कर रहा है, तो न्यूनतम विद्युत चालकता किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। अगला क्वेश्चन है जब केबल रोड पार करता है तो इसे क्या करना चाहिए? दोस्तों अगर किसी अपने मान लो केबल डाल रहे हैं रोड के नीचे, मतलब जो बाईपास या हाईवे होती है उसके नीचे से अपन क्या करते हैं वायर डाल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए अपन को? उस जो केबल होती है उसके चारों ओर लकड़ी का जो बुरादा होता है वो डाला जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा जो कंपन होता है वो उसको अवशोषण कर लेता है। देखो आंसर क्या होगा? सी होगा। लकड़ी के बुरादे से ढकनी चाहिए ताकि कंपन को कम कर सके, अवशोषित कर सके। अगला जो क्वेश्चन है यदि शक्ति केबल और संचार केबल के को समांतर में चलाना है तो दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी बाधा दूर करने के लिए होनी चाहिए। दोस्तों एक तो ले रहे हैं अपन पावर की केबल और दूसरी ले रहे हैं टेलीफोन यानी संचार की केबल, या अपने जैसे बीएसएनएल है और कुछ हो सकता है संचार की जो केबल है वो ले रहे हैं एक तो, और एक ले रहे हैं पावर की केबल। तो दोनों जो वायर है उन दोनों वायरों के मध्य की दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? क्योंकि अगर उन दोनों को एक जगह करेंगे तो हाई टेंशन जो लाइन है उसके कारण उसके सिंगल में दिक्कत आएगी। इसलिए संचार की केबल और दोनों के बीच एक निश्चित दूरी का होना जरूरी है। दोस्तों राइट आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है भूमिगत केबलों को पर्याप्त गहराई तक बिछाया जाता है। जो भूमि के अंदर अपन केबल ले जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उनको गहराई में क्यों बिछाते हैं? दोस्तों आंसर आएगा उसके ऊपर गाड़ी गुजरने से झटके और कंपन से बचाने के लिए एक उचित गहराई तक उसे ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमिगत केबल के लिए नाली की गहराई सामान्यतः होती है। तो दोस्तों सामान्य गहराई कितनी होगी? दोस्तों उसकी सामान्य गहराई होगी 120 से 140 सेंटीमीटर। मतलब कितना हो गया? अगर अपन मीटर में देखते हैं तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर 40 सेंटीमीटर तक की गहराई तक केबल की नाली बनाते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि केबल में परावैद्युत क्षेत्रीय हानि परिवर्तित होती है। तो प्रेक्षित जो उल्टता होती है उसके कारण ही परावैद्युत क्षेत्रीय हानि परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है कागज विद्युत रोधन को तेलीय यौगिक से संश्लेषित करने पर निम्न भंजन प्रतिबल को सह सकता है। मतलब इतना कौन सा जो अपनी एक सीमा है वहां तक वो भंजन को सह सकता है। अगर तेलीय यौगिक है
तो 300 केवी प्रति सेंटीमीटर तक वो क्या करता है, सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, केबल के विद्युत रोधन में प्रयुक्त कागज को सामान्यतः तेलीय यौगिक से उपचारित किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक इसमें आंसर आ जाएगा से उच्च वोल्टता पर विद्युत स्थैतिक रूप से आवेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केबल के प्रेरकत्व निम्न रूप में प्रस्तुत होता है। दोस्तों मैं एक चीज और बताता हूँ, एक तो प्रेरकत्व होता है, एक कैपेसिटेंस होता है, मतलब धारिता। इनको कैसे मापते हैं? आपने आईटीआई में तो मेरे ख्याल से कोई पढ़ा है नहीं होगा। जो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट है शायद उनको तो थोड़ा बहुत पता होगा कि जो मेजरमेंट 204 किताब चलती है उस किताब में साफ साफ दे रखा है कि जब इंडक्टेंस मापते हैं तो उसमें मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और जब अपन को फ्रीक्वेंसी मापनी होती है या अपन को जो कैपेसिटेंस मापना होता है, रेजिस्टेंस मापना होता है, सबके लिए एक अलग अलग ब्रिज सेतु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये क्वेश्चन उसी लेवल का है जो अपन से पूछ रहा है कि केबल का प्रेरकत्व मापने के लिए क्या करेंगे। तो दोस्तों आंसर आएगा कि अभिग्राही छोर पर प्रेरक सेतु यानी इंडक्टेंस ब्रिज का प्रयोग करते हैं। जो केबल होगी उसके एंड छोर पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? इंडक्टेंस ब्रिज का। अगला जो क्वेश्चन है, केबल में प्रेरकत्व विकृति कम करने के लिए गलाते हैं, क्योंकि अब विकृति कम करने के लिए गलाते हैं क्योंकि उसका जो धारिता होती है, केबल की धारिता जो होती है वो बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि 11 केवी केबल के बिछाने में न्यूनतम बेंडिंग त्रिज्या 11 केवी की लाइन है और न्यूनतम बेंडिंग त्रिज्या रखनी पड़ती है उसके व्यास की। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया है अभी जस्ट कि 33 केवी लाइन का आया था अभी जस्ट, तो उसमें मैंने बताया था कि लगभग 30 गुनी होती है व्यास की। और वही क्वेश्चन है सेम का सेम 11 केवी लाइन के लिए आएगा लगभग 12 गुना। अगर 11 गुना ऑप्शन में हो तो 11 गुना भी सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केबल का सर्वोपरि संचरण लाइन का पर लाभ क्या होता है? तो दोस्तों जो संकरे क्षेत्र होते हैं वहां पर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज 4 वायर केबल में उदासीन चालक का अनुप्रस्थ काट परिच्छेद क्षेत्रफल होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दिल्ली मेट्रो में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो कंडक्टर होगा उदासीन कंडक्टर उसकी मोटाई कितनी होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा कि फेज चालक के क्षेत्रफल के इक्वल ही होती है। अगला क्वेश्चन है, केबल में दोष स्थल का निर्धारण करने के लिए कि परिणाम की तुलना सहयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों अगर केबल का पर अपन फॉल्ट ज्ञात कर रहे हैं तो मैंने अभी पहले बताया था कि जो इंडक्टेंस ब्रिज लगाते हैं वो क्या ज्ञात करता है? प्रेरकत्व ज्ञात करता है। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या आ जाएगा? प्रेरकत्व। अगर कोई संधारित्र वगैरह की बात करता तो उसमें धारिता आ जाता। अगला क्वेश्चन है, एक या एकल करोड़ केबल में सामान्यतः निम्न प्रदान नहीं किया जाता है। क्या प्रयोग नहीं करोगे इसमें? दोस्तों हमेशा ध्यान रखना पेपर का प्रयोग विद्युत रोधन में नहीं करते हैं सिंगल कोर केबल में। अगला क्वेश्चन है कि केबल का सर्ज प्रतिरोध निकटस्थ होता है, मतलब केबल का सर्ज प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा? लगभग 300। अगला क्वेश्चन है, केबल की धारिता ग्राइंडिंग का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसके अंदर आंसर आएगा, इसमें आंसर आ जाएगा केबल की धारिता प्रति किलोमीटर लंबाई के अनुसार ग्राइंडिंग में
होती है। अगला क्वेश्चन है कि पुल क्रॉसिंग पर या रेलवे ट्रैक के निकट जो टर्निंग सीसा मिश्र धातु केबल का उपयोग होता है वो क्यों होता है? आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन है उससे पहले जो ट्रैक जहाँ पे ट्रेन चेंज करती है, ट्रैक चेंज करती है, वहाँ पे एक केबल लगी हुई होगी। उसको मतलब ट्रेन की पटरी से जोड़ते हैं और उसको बाद में एक पैनल बॉक्स में ले जाया जाता है। ऐसे ही एक पुल क्रॉस करती है तो वहाँ पे भी लगाया जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों करते हैं और उसमें ये मतलब यही क्यों लेते हैं काम में? मतलब बात ये है कि टर्निंग सीसा मिश्र धातु केबल ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों आंसर आएगा इसका विशिष्ट गुरुत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन है एक केबल में वोल्टता प्रतिबल अधिकतम होगा। किस कंडीशन में वोल्टता प्रतिबल अधिकतम होता है? तो दोस्तों आंसर आ जाएगा कि उस विद्युत रोधन पर अधिकतम रोधन होगा तो उस कंडीशन में जो प्रतिबल होगा वो भी क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध निर्माता ने 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर पर निर्धारित किया। 200 मीटर लंबाई पर प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों उसने 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर के हिसाब से डिफाइन किया है। तो 200 मीटर में कितना होगा? डिवाइड करके आराम से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को ज़्यादा हार्ड नहीं है, 50 मेगा ओम आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है धारा के कारण ऊष्मा का उत्पादन निम्न नियम से संबंध रखता है। तो जूल का जो नियम है उससे ऊष्मा का उत्पादन संबंध रखता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई सा भी नहीं है जो विद्युत का सुचालक है, सभी अचालक है। अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक धातु से बहुत कम परंतु आधारभूत विद्युत रोधन से बहुत अधिक है तो उसको क्या कहते हैं? उसको सिलिकॉन या अर्धचालक कहते हैं। दोस्तों अगर कोई चालक और अर्धचालक और अचालक इनके बारे में पूछे तो आपसे देखो सीधी सी बात है, जिसके अंदर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। ठीक है, जिसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अचालक। और जो 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बच्चा है वो क्या बच्चा है? चालकता, चालक, अर्धचालक और अचालक। तो दोस्तों वो कहलाएगा चालक। निम्नलिखित में से किस विद्युत रोधन पदार्थ का उपयोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम पर सीमित है? तो आंसर आ जाएगा पॉलीथीन, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर काम नहीं ले सकते। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस गैसीय विद्युत रोधी पदार्थ का उच्च विद्युत सामर्थ्य होगी? दोस्तों आंसर सबको पता है, SF6 आएगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वह है निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ नमी के प्रति आसक्त होता है? जो नमी होती है उसको आसक्त करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आया है लेकिन थोड़ा दूसरा चेंजिंग था, ऑप्शन के हिसाब से आंसर आएगा स्टेवेटस। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन की कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों मैंने कंफ्यूज वाले 4-5 बिंदु लिए हैं, उनको थोड़ा अच्छे से भी समझाया है और जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन की कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे और अगला जो वीडियो होगा जो होगा अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर। और दोस्तों इसके अंदर अपन 3 पार्ट 300 से ज़्यादा हल करेंगे, वो भी 3 पार्टों के अंदर आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।